नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का प्रथम वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता डॉक्टर सूरज लोकापुर, हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में तीसरे पाठ निंदा रस को आरंभ किया है और जिस सिलसिले में हमने लेखक परिचय के अंतर्गत हास्य व्यंग्य साहित्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का लेखक परिचय संक्षिप्त रूप में प्राप्त किया तथा निंदा रस शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को लेते हुए आज के समसामयिक प्रसंग में निंदा शब्द का किस प्रकार उपयोग होता है, अर्थात निंदा को हम आलोचना कह सकते हैं, दूसरे की बुराई कह सकते हैं या फिर दूसरों पर आरोप लगाना भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने उसका अर्थ विस्तार देखा। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आज की कक्षा में पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो पाठ के उद्देश्य के अंतर्गत लेखक हरिशंकर परसाई निंदा किस प्रकार व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति के लिए हानिकारक है और निंदा करने वालों में किस प्रकार का स्वभाव देखा जाता है, इसके अलग अलग उदाहरण देते हुए हमें निंदा रूप की बुराई से बचने का संदेश देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे पाठ के शुरुआत में लेखक अपने एक मित्र का उदाहरण देते हुए किस प्रकार उनका मित्र निंदक के रूप में उनके जीवन में प्रस्तुत था, उनके मित्र का स्वभाव कैसा था, उसको अलग अलग उदाहरण से यहाँ पर समझाते हैं। तो पाठ का आरंभ करते हैं। क लेखक यहाँ पर किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेते, बल्कि उन्हें अक्षरों से अभिहित करके, सिंबलाइज करके यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति भी करते हैं। जैसे लेखक का एक मित्र था क के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, क कई महीनों बाद आए थे। सुबह चाय पीकर मैं अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझसे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा था, कहाँ है भीम? आ बेटा, मैं तुझे कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। तो छात्रों, यहाँ पर मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए, महाभारत का एक प्रसंग लेते हैं जिसमें मिथ्या आचरण मतलब झूठा स्नेह यहाँ पर दिखाने की कोशिश वो करते हैं। उदाहरण के लिए वो लेते हैं, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो महाभारत के युद्ध की एक विशेषता थी कि 100 कौरवों में से 98 कौरवों को अकेले भीम ने मारा था। तो वो गुस्सा धृतराष्ट्र में था, लेकिन धृतराष्ट्र अपना गुस्सा सामाजिक तौर पर दिखा नहीं सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जीते हुए पांडवों को खाने पर बुलाया। जब सभी पांडव खाने पर आ रहे थे तो कृष्ण की चतुर्बुद्धि ने धृतराष्ट्र के उस न्योते को, धृतराष्ट्र के गुस्से को पहले ही भांप लिया और भीम के साथ साथ वे भीम का एक लोहे का पुतला भी बना कर ले जाते हैं। और जब धृतराष्ट्र
प्यार जताने के हैसियत से भीम को बुलाते हैं, तो कृष्ण भीम के प्राणों की रक्षा करते हुए भीम के पुतले को उनके बाहों में दे देता है। तो इतने जोर से वो भीम को गले से लगाते हैं, अर्थात भीम के पुतले को गले से लगाते हैं, कि गुस्से में भीम का पुतला जो है टूटकर बिखर जाता है। तो यही उदाहरण है, मतलब झूठे मित्र, मिथ्यावादी मित्र जो सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और प्रकार का ही व्यवहार रखते हैं, वैसे मित्रों से बचना अत्यंत अनिवार्य है। ये संदेश देने के लिए महाभारत के इस प्रसंग का वो उदाहरण बनाकर अपने दोस्त जिसका नाम है क, उसकी मित्रता का प्रमाण यहाँ पर देते हैं। वो अपने उस दोस्त को, क नाम के दोस्त को धृतराष्ट्र मानते हैं, अर्थात उसका जो स्नेह था वो दिखावे का था, अंदर से वो बड़ा प्राणघाती था, अर्थात जीवन को नुकसान देने वाला। तो दूसरे भाग में लेखक इसी घटनाक्रम को आगे लेते हुए कहते हैं, उद्देश्य बताते हैं कि किस प्रकार निंदकों से हमें दूर रहना है। ऐसे मौके पर, अर्थात जब झूठे मित्र हमसे मिलते हैं तो उनका स्वरूप धृतराष्ट्र जैसा होता है, तो हमें भी सच्चे भीम को उनके पास नहीं भेजना है, भीम रूपी पुतले को ही भेजना है। इसलिए कहते हैं लेखक, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को ही अंकवार में दे देते हैं। अंकवार आलिंगन के लिए बढ़े हुए हाथों को अंकवार कहा जाता है। हम अलग खड़े होकर देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज़ नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे सौंप दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा है। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका लिया और निस्संदेह निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो छात्रों, लेखक का कहना ये है कि उसका जो मित्र है क, जो आते ही बोला कि मैं सीधा तुमसे मिलने आया हूँ, गांव आते ही अक्सर वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि ग नाम का एक मित्र और जो है लेखक का, उसके सामने कल शाम को ही क ने लेखक के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला है, और वो आते ही बोल रहा है कि वो अभी आया है, मतलब उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो दिखावे की मित्रता कर रहा था। तो दिखावे की मित्रता करने वाला व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा छल कपट से युक्त होता। तो जब धृतराष्ट्र जैसा स्वभाव सामने वाला रखे तो हमें भी सच्चाई से ऊपर उठकर भीम जैसे पुतले को ही सरका देना चाहिए। ये लेखक का यहाँ पर उद्देश्य सफल होता है। आगे लेखक कहते हैं, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में भी पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए थे। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता हुआ असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। लेकिन लेखक कहते हैं कि कुछ मित्र जो होते हैं बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, सच्चाई की एक्टिंग करते हैं, स्नेह की एक्टिंग करते हैं, मतलब वो एहसास दिलाते हैं
कि उनका स्नेह सच्चा है। असल में उनका स्नेह सच्चा नहीं होता। वो पीठ पीछे बुराई करके आनंद लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए, ये लेखक का मत है। आगे वो कहते हैं, बोला। जैसे ही क सुबह लेखक से मिलने आया तो वो क्या बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है, यह मुझे मेरे दूसरे मित्र ने बताया है। इस झूठ में उसका कोई प्रयोजन शायद न रहा हो, लेकिन कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदत से मजबूर, प्रकृति के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। और मेरे एक रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं, उनसे अगर आप पूछो तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से कभी निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष और सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। तो छात्रों, यहाँ पर झूठ बोलने के प्रकारों पर लेखक प्रकाश डालते हैं। कुछ लोग जानबूझकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों पर दोषारोप करते हैं, असत्य भाषण करते हैं। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, आदतन उनसे हमेशा झूठ ही निकलता है। उसमें उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी उन्हें मज़ा आता है दूसरों को झूठ बोलने में। इसीलिए और एक उदाहरण वो देते हैं अपने ही रिश्तेदार का, जहाँ पे लेखक बताते हैं कि वो अगर मुंबई जा रहे हैं, आप पूछोगे तो मुंबई जा रहा हूँ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे किसी और जगह जा रहा हूँ, अर्थात कलकत्ता जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। झूठ बोलने में उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, लेकिन दूसरों से मजाक करके आनंद लेना, दूसरों को झूठ बोलकर उससे एक अजीब प्रकार की खुशी प्राप्त करना उनके जीवन का उद्देश्य होता है। तो ये पहले प्रकार के निंदक हैं, पहले प्रकार के निंदक हैं, निंदा करने वाले। तो इनको कहा जा सकता है निर्दोष मिथ्यावादी निंदक। तो ये पहला प्रकार है। अन्य दो प्रकार के निंदक कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।